अब ये हम आबाद साड़ी यानी गांव के मोहल्ले, 4 ब्लॉक, 4 मोहल्ले, एस मोहल्ला, पी मोहल्ला, डी मोहल्ला, एफ मोहल्ला, ये गांव को 4 भागों में बांटा गया है। वैसे ही आबाद साड़ी को भी 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 मोहल्लों में। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा अब एस ब्लॉक हो गया। ये आप बैगनी कलर में देखो, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया। ये हमारा जो येलो कलर में है, ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। और ये बीच वाला हमारा डी ब्लॉक हो गया, और नीचे रेड वाला हमारा एफ ब्लॉक हो गया। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स हो गए हैं। आप चित्र में आराम से ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व को सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो आवर्त सारणी में जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल, एस उपकोष में आएगा, तो उन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। कैसे? जैसे पीरियोडिक टेबल के सबसे जो बाईं लेफ्ट साइड होते हैं वो एस ब्लॉक ही है, ये वाला। इसमें एस ब्लॉक में ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आते हैं। ग्रुप 1 में हमने आपको बताया था अभी क्षारीय धातु हैं, ग्रुप 2 में क्षारीय मृदा धातु हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट कक्षा होती है NS1, ये आप देख सकते हैं NS1 और NS2। अब इनका बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो S1 में आएगा। कैसे? जैसे हमारा सोडियम ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बताया था? सोडियम का बनाया था हमने 2, 8 और 1। अब हमारा पहला जो कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके उपकोष में कितने होंगे? पहले में है 1, 1 सेकंड। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s²। पहला कोष कंप्लीट। अब दूसरे कोष में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें किस तरह से इनके उपकोष किस तरह से भरेंगे? तो 2, यानी दूसरा है तो 2s², इसमें 2 हो गए। अब कितने बचे हमारे? 6। तो पी में कितने पहुंच गए? 6। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा जिसमें 1 है, तो 3s1, 3s1 हो गया। यानी कि एस ब्लॉक में बाहरी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वो एस कोष में आ गया, एस उपकोष में आ गया। उसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है 2 है, उसमें हम लेते हैं मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2। उसी तरीके से पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s², दूसरे में 8 हैं तो 2s² और 2p6। उसी तरह के अब बचे कितने हमारे? 2, तो 3s², यानी कि इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आया। तो ये हमारे किस ब्लॉक के हो गए? एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। कौन से? ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एस ब्लॉक में आते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनमें कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे ग्रुप 1 के एस ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी बाहरी कक्षा में हमने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, हमने आपको बताया था अभी। और ये पानी के साथ और हवा के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, और ये +1 आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम प्लस H2O, NaOH प्लस H2। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप 2 के इस ब्लॉक के तत्व, उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। ये इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये ग्रुप जो 1 के तत्व हैं, क्षारीय तत्व, उनसे कम रिएक्टिव होते हैं और +2 आयन बनाते हैं, और ये काफ़ी कठोर हार्डर मेटल होते हैं। अब हमारा आता है इस ब्लॉक के जो गुण के आयन के, ये इनके पहला गुण है ये धातुएं, तो इस ब्लॉक में धातुएं हमारी, और ये बिजली के बहुत अच्छे चालक होते हैं, और इनकी आयनीकरण ऊर्जा बहुत कम होती है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, और क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम हमारा है पानी के साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी जो क्षारीय होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। जैसे सोडियम 281, तो ये अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में फिर 8, यानी इनका ऑक्टेन पूर्ण हो जाता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला होता है वो दे देते हैं एकदम से, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। अब हमारे यहाँ पी ब्लॉक के तत्व, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं, ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 13 से 18 ग्रुप तक हैं। एस ब्लॉक के 1 और 2 पे थे, लेकिन पी के 13 से 18 ग्रुप तक हैं। आप देख सकते हो, अब 13 से 18 ग्रुप में हैं जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, और इनमें धातुएं हैं, अधातुएं भी हैं, और उपधातुएं तीनों हैं। और इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS², NP और 1 से लेकर 6, यानी इनके बाहरी जो पी ब्लॉक है उसमें पी उपकोष में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
और ये आवर्त सारणी के बिल्कुल दाईं तरफ होते हैं, देखिए आप दाईं तरफ हैं बिल्कुल। और इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब इनके जो पी ब्लॉक होता है, जो 13 से 18 ग्रुप के होते हैं, इनको परिवार के रूप में बांटा, जैसे जो समूह 13 है वो बोरान परिवार कहलाता है, ये देखिए बोरान परिवार कहलाता है। समूह 14 कार्बन परिवार कहलाता है। 15 होता है वो नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। 16 होता है वो ऑक्सीजन परिवार कहलाता है। 17 हैलोजन परिवार कहलाता है। 18 उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। तो ये परिवारों में बांट दिया गया है पी ब्लॉक को। कार्बन परिवार, बोरान परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार, उत्कृष्ट गैसें। नेक्स्ट हमारा है डी ब्लॉक के तत्व। अब जो बीच का जो हिस्सा होता है वो होते हैं हमारे डी ब्लॉक। कौन सा होता है? बीच का जो समूह 3 से 12 तक जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डी ब्लॉक। यानी 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक और 13 से 18 तक पी ब्लॉक। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 डी 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से लेकर 2 तक। मतलब डी ऑर्बिटल भरता है और एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है वो अफबाउ नियम से भरता है। एक बात और बता दें, आप पिछली वीडियो में मेरी जाके अफबाउ नियम को पढ़ सकते हैं, जिनके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन भी भरना सीख जाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक के तत्वों का वो डी ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे ये सभी धातुएं होती हैं और ये कठोर होती हैं, चमकदार भी होती हैं, ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होते हैं और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, जैसे कॉपर सल्फेट यानी नीला और पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी। तीसरा, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, जैसे हमारा लोहा है अमोनिया बनाने में उत्प्रेरक का काम करता है, यानी क्रिया को बढ़ा देता है। और निकिल का होता है वो तेल हार्ड यानी घी बनाने में निकिल का काम होता है। और चौथा गुण है इनमें मिश्र धातु बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं, याद रखना। कठोर सभी धातुएं हैं, कठोर, चमकदार और ऊष्मा और बिजली की अच्छी चालक, रंगीन यौगिक बनाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक भी हैं और मिश्र धातु भी बनाते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं। उसके बाद आवर्त सारणी के जो सबसे निचले हिस्से में जो पाए जाते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ये एफ ब्लॉक के तत्व, इनको दो भागों में बांटते हैं हम, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो जो सीरियम है 58, जिसका एटम नंबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं और ये दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। लेंथेनम यानी 57 के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद शुरू होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। और जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक होते हैं, वे सब एक्टिनाइड श्रेणी के होते हैं। सभी तत्व इनमें जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए एसपीडी ब्लॉक। एस ब्लॉक में अब हम बताते हैं, एस ब्लॉक में समूह 1 और 2, उसके बाद पी ब्लॉक में समूह 13 से लेकर 18 तक और डी ब्लॉक में समूह 3 से लेकर समूह 12 तक। उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो सब डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब आवर्त सारणी का हम ट्रेंड पढ़ लेते हैं, यानी ट्रेंड मतलब इनके आवर्त सारणी में आगे पीछे ऊपर नीचे जाने पर क्या क्या गुणों में चेंजेस होते हैं, वो ट्रेंड कहलाता है। जैसे पहले पढ़ते हैं हम संयोजकता। तो आवर्त सारणी में जैसे ही हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे चलेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? समान रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, यानी एक होती है। जैसे पहले जो हमारा ग्रुप 1 है उसकी संयोजकता 1 होगी, जो ग्रुप 2 है उसकी 2 होगी। और आवर्त सारणी में हम जैसे ही बाएं से दाएं चलेंगे तो संयोजकता क्या होती है? 1 से 4 तक बढ़ेगी, 1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटती जाएगी, 4 के बाद 3, 2, 1 और अंत में 0 तक चली जाएगी। याद रखना, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होते हैं। और आवर्त में यानी बाएं से दाएं जब चलेंगे हम, समूह 1 से लेके जब 18 तक चलेंगे तो पहले तो 4 तक बढ़ेगी, पहले ग्रुप की 1 होती है, दूसरे की 2 होती है, तीसरे की 3, ऐसे करके 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर कम होती जाएगी, 3, 2, 1, 0। तो संयोजकता आप समझ गए होंगे। अब कैसे हो जाएगी? जैसे लिथियम है, लिथियम का एटम नंबर कितना हो गया हमारा? ये लिथियम है, इसका हो गया 3, इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे।
जो दूसरा कोष है उसमें एक बचा, 3 तो है ही, एक बचा यानी एक हो गई। बेरिलियम की 2 हो गई। अब कार्बन है, कार्बन का एटम नंबर कितना होता है 6, यानी कि पहले कोष में 2 बचे कितने 4। अब इसको अपना पूरा अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये अपने बाहरी 4 दान कर दे तो 2 रह जाएंगे, यानी इसका पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। अब जैसे नाइट्रोजन आ गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ गया, इसका एटम नंबर 7 होता है। अब इसकी 5 क्यों नहीं होती है? अब इसके पहले कोष में कितने होंगे 2, अब कितने बचे, एटम नंबर 7 होता है तो 5 बचे। अब आप कहेंगे इसकी संयोजकता 5 होगी, जी नहीं, 5 संयोजक 5 इसके अंतिम में 5 रह ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने कहीं और से ले लेता है, तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई अब 3। लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं वो दान नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कोई ले ही नहीं पाएगा। किसी की अगर ले लेगा तो उस पर ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, 5 नहीं, 5 बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं ले पाएगा। तो इसलिए ये 3 खुद ले लेता है, तो इसके लिए कितनी संयोजकता होगी 3। उसी तरह ऑक्सीजन, इसका आइटम नंबर 8 होता है, तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 6 हो गए, तो इसको ये 6 नहीं दे पाएगा, 6 बहुत हो जाते हैं, तो ये 2 ले लेगा, तो इसकी संयोजकता होगी 2। उसी तरह फ्लोरीन की हो जाती है 1, और नियॉन इसकी 0, क्योंकि इसके इसके 8, इसके तो अंतिम कक्षा में वैसे ही 10 का आइटम नंबर 10 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। तो हमने बताया कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद 4 के बाद कम होती चली जाएगी, लेकिन ग्रुप में सेम रहती है। तो नेक्स्ट हमारा है परमाणु का आकार। अब जो ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप्स में, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, जब हम हाइड्रोजन के बाद लिथियम पे जाएंगे, सोडियम पे जाएंगे, पोटेशियम, ऐसे इनके बढ़ते जाएंगे, तो जो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम नंबर 1, यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। अब लिथियम, इसका एटम नंबर 3, यानी कि पहले कोष में 2, दूसरे में 1, ठीक है, 2 कोष हो गए। अब सोडियम, तो इसका आइटम नंबर 11 होता है, तो यानी 2 8 1, इसमें कितने हो गए 3 कोष हो गए। अब 3 कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हाइड्रोजन में 1 में घूम रहा था, फिर लिथियम में 2 में 2 कोष हो गए, तो ये देखिए 2 1, 2 कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमने लगे। सोडियम क्या हो गया 3 कोषों में इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे पोटेशियम में क्या हो जाएगा 2 8 8 1, यानी कि 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, मतलब कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। मतलब परमाणु त्रिज्या, तो जब कक्षाओं की बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इसीलिए जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। और आवर्त में पीरियड में जब लेफ्ट से राइट को चलेंगे तो ये घटता जाएगा। क्यों, जैसे हम लिथियम के बाद बेरिलियम चलेंगे, इसमें क्या होता है, इनकी आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे लिथियम है इसका 2 1, यानी कि लिथियम में हमारे एटम नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। अब जैसे बेरिलियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो जो हमारे जो नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक कहाँ होते हैं, नाभिक में, ये परमाणु है, ये बीच में इसका नाभिक है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन होते हैं जिन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बाहरी कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ही प्रोटॉन की उनको खींचने की क्षमता भी तो बढ़ती जाएगी। भाई इस पे धनावेश है, उस पे ऋणावेश है, धन और माइनस एक दूसरे को एकदम आकर्षित करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यानी कि ऋणावेश भी बढ़ेगा, तो एकदम प्रोटॉन जिन पे धनावेश है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी जोर से खींचेंगे। जब जोर से खींचेंगे तो इनकी ये त्रिज्या कम होती चली जाएगी, ये बिल्कुल नाभिक के पास आती जाएगी। तो लेफ्ट से जब राइट चलेंगे तो क्या होगा, घटेगी ना। जैसे बेरिलियम में 4 होते हैं, उसके बाद बोरान में 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन में 6 हो गए, नाइट्रोजन में 7 हो गए। तो इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में घटती है। नेक्स्ट है हमारा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन के निकालने की ऊर्जा। तो ये जब लेफ्ट से राइट चलते हैं आवर्त तो बढ़ती है, और जब टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है, याद रखना। अब है हमारा विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो जब आवर्त में हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ये बढ़ती है लेफ्ट से, और टॉप टू जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घटती जाती है।
इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। कैसे? जैसे हमारा पहला है तीसरा आवर्त ले लो, इसमें है सोडियम, यानी कि इसका 2 8 बन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोई क्षमता है ही नहीं, ये तो अपना खुद एक दे देता है, इसके अंतिम कोष में एक होता है खुद दे देता है। मैग्नीशियम इसका 2 है, तो ये भी अपने 2 दे देता है। ऐसे करते 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 क्लोरीन पे आ जाओ, इसका कितना है 2 8 7, यानी इसको ये इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा, अपना 2 8 8 कर लेगा। तो उस तरह से इसकी खींचने की क्षमता लेफ्ट से राइट बढ़ती जाती है, टॉप टू बॉटम घटती जाती है। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एटम नंबर 9, ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा हरामी विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। कौन सा? फ्लोरीन एटम नंबर 9। धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति, तो जो हमारी धातुएं हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा मेटल हैं। कब? कहाँ? लेफ्ट साइड में, इस साइड में सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं, तो इसी साइड इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा हो गई। इसलिए ग्रुप में जब नीचे हम चढ़ेंगे तो धातुएं बढ़ती हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो घटती जाती है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति, यानी धात्विक गुण। और जब हम इधर से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो घटती जाएगी, क्योंकि देखो इधर धातुएं हैं और इधर चलते जाओ कम धातुएं, उपधातुएं, नॉन मेटल्स, उसके बाद ये गैसें, यानी इधर घटती जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट घटती जाती है धात्विक गुण। उसी तरीके से उसका उल्टा धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम घटेगी। धात्विक गुण का अपोजिट कर दो अधात्विक गुण। तो आज की वीडियो हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।